चलिए शुरू करें फिर। लास्ट ध्यान देना, आज जो हमें टॉपिक शुरू करना था वो हमारा पार्ट्स का झील वाला। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? झील, या आप कह सकते हैं राजस्थान की प्रमुख, अब आते नहीं, प्रमुख झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलें। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो ये आता है कि भाई आपकी झील है वो किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भाई झील है, अगर परिभाषा के रूप में अगर हम देखना चाहें कि झील है वो किसे कहेंगे, जैसे हमने कहा, पहले भी आपने चर्चा की थी क्लास में, एक आपने नाम सुना होगा द्वीप का, एक नाम आपने सुना है किसका? द्वीप। और एक नाम आप सुनते हैं झील। एक नाम सुनते हैं आप द्वीप और एक नाम आप सुनते हैं क्या? झील। दोनों में क्या होता है डिफरेंस की अगर बात करें तो आप कहेंगे बातें नहीं अभी। आप कहेंगे सर कोई भी स्थल मंडल का कोई भी भाग है, कोई भी स्थल मंडल का कोई भी भाग है जिसके चारों ओर क्या है? पानी है। जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? आपके पानी से घिरा हुआ है, यानी जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की जो स्थलाकृति है वो आपकी क्या कहलाती है? द्वीप कहलाती है। मतलब ऐसा भूभाग जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? आपके पानी से या जल से घिरा होता है, उसे आप क्या कहेंगे? द्वीप। वैसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ऐसी जलराशि या जल मंडल का जो भाग जो चारों ओर किससे घिरा होता है? आपके जो चारों ओर किससे घिरा होता है? स्थल से घिरा होता है। ये बाहर का भाग आप कहेंगे ये क्या है? आपका स्थल मंडल। तो कहने का अर्थ है झील की अगर हम बात करते हैं तो वह भूभाग जो चारों ओर किससे घिरा है? आपका स्थल से। ये बाहर का भाग क्या है? आपका स्थल है। और आंतरिक भाग है जो आप कहेंगे ये क्या है? जल का भाग है। अंदर वाला जो आंतरिक भाग है वो क्या रहेगा? आपका जल का भाग रहेगा। इसे आप किसके रूप में जानते हैं? झील के रूप में। वैसे एक नाम सुनते हैं आप सागर। सागर की अगर बात करते हैं तो वो भी क्या है? एक जलराशि का भाग होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भूभाग उसका या एक उसकी जो राशि है वो किसी महासागर से क्या होती है? जुड़ी होती है। उसे आप क्या कहते हैं? सागर। लेकिन कुछ अपवाद आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर। ठीक है, ये क्या है कि चारों ओर स्थल मंडल से घिरे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको क्या कहते हैं? सागर। ये क्या है कि भाई उनके नाम में उनको वैसे तो हम काउंट करते हैं झील के रूप में, लेकिन उनका नामकरण हम सागर के नाम से कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो झील की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा जलराशि का वह भाग, जलराशि का जलराशि का वह भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है, स्थल से घिरा होता है, घिरा होता है, झील कहलाती हैं, या झील कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब झीलों के भी क्या है? अलग अलग प्रकार हैं। अगर झीलों के भी अगर हम कहें कि झील के प्रकार की अगर बात करते हैं कि झील के प्रकार क्या है, ठीक है, इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रकृति के आधार पर, ठीक है, एक आप बांट सकते हो कि भाई आपूर्ति के आधार पर। कहने का अर्थ है, एक आप इसको कह सकते हो कि सर प्रकृति के आधार पर हम बांटेंगे झील को। प्रकृति क्या होगी? प्रकृति के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है आपकी, आप कह सकते हो कि भाई उसकी जीवन काल के आधार पर भी आप बांट सकते हैं, या आप कह सकते हो जीवन काल, जीवन अवधि, जीवन अवधि के आधार पर, या इसी को आप कह सकते हो आपूर्ति के आधार पर, आपूर्ति के आधार पर। अगर प्रकृति की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि राजस्थान में भी हम दो प्रकार की झीलों की बात करते हैं। एक तो कौन सी? खारे पानी की झीलें, और एक क्या होती है आपकी? मीठे पानी की। प्रकृति का मतलब क्या है? उनका नेचर कैसा है, उसका पानी है वो मीठा है या खारा है, तो वो क्या कहेगी? प्रकृति के आधार पर। एक हम कहें कि भाई उसकी अवधि के आधार पर या उसमें जलापूर्ति के आधार पर, तो आपकी होती है, एक तो क्या है कि हमेशा के लिए सदा जीवित झीलें होती हैं, और एक आपकी मौसमी झीलें कहलाती हैं। कौन सी है? मौसमी झीलें। मौसमी झीलों का मतलब ये होता है जब वर्षा आएगी, जब बारिश होगी, तो उनमें क्या आएगा? पानी भर जाएगा। जब बारिश चली जाती है, वापस से आपका गर्मियों का या ग्रीष्म काल आता है, तब तक वो पानी भाप बनकर उड़ चुका होता है, और वो सारी की सारी तली है वो क्या है? खाली हो चुकी होती है। जैसे आप नाम सुनते हैं पलाया झील, पश्चिमी राजस्थान में जो पलाया झील होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? अस्थायी झीलें। ठीक है, तो इसको भी आप कह सकते हो कि भाई
अगर प्रकृति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसको भी हम क्या है दो भागों में बांट कर देखते हैं। दो भागों में कौन सी? एक तो मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील, और दूसरी कौन सी है आपकी खारे पानी की झीलें, खारे पानी की, खारे पानी की झील। कहने का अर्थ है कि प्रकृति की अगर बात करते हैं तो दो भाग, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। वहीं पर आप कहेंगे जलापूर्ति या अवधि के आधार पर अगर बात करते हैं तो आप इसे भी दो भागों में बांटेंगे। आप कहेंगे एक तो स्थायी झील, स्थायी झील, और एक क्या होती है आपकी अस्थायी झीलें। क्या होती हैं? अस्थायी झीलें। अस्थायी झीलों की अगर बात करते हैं तो जैसे आप इसमें कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की झीलें हैं वो सामान्यतः इसी के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखना। इसमें भी एक उदाहरण आप लिख सकते हो। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पलाया, जो पलाया झील होती हैं, ठीक है, इसके अंदर आप जोहड़ भी शामिल कर सकते हैं। जोहड़ होते हैं, जैसे आपने शेखावाटी क्षेत्र में हमने कहा कि जो पानी है जो इकट्ठा होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जोहड़ के नाम से हम जानते हैं। और वहीं पर स्थायी झीलों की अगर बात करते हैं तो जिसमें जैसे सांबर झील है, सांबर झील है, इसके एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो सांबर झील है। सांबर झील के बाद में जयसमंद झील है, जैसे जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, आपकी राजसमंद झील है। बातें करेंगे सबके बारे में इनमें। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं जिनमें वर्ष भर क्या होता है? पानी बना रहता है। और ध्यान रखना, वर्ष भर जो पानी बने रहने वाली झीलें हैं उनमें कोई ना कोई नदी जरूर मिलती है आगे। आप देखेंगे जो वर्ष भर जिन झीलों में पानी रहता है उनमें कोई ना कोई नदी आकर उसमें क्या है मिलती है, ठीक है। जैसे उदय सागर झील, हमने कहा आयड नदी है वो आकर मिलती है, उसके बाद में पानी आता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या है आगे वो बेड़त के नाम से आगे निकल जाती है। जैसे आप कहेंगे राजसमंद में गोमती नदी है, उसके पानी को रोका गया है, ठीक है, उसके बाद में उसमें पानी आया है। वैसे ही आप अन्ना सागर झील है, उसकी अगर बात करते हैं तो आपको पता है सागरमती जो नदी है वो आकर उसमें गिर रही है, ठीक है। ऐसे ही आपकी सांबर झील है। सांबर झील की अगर बात करेंगे तो उसमें चार नदियां हैं, जैसे कल भी हमने चर्चा की, जो मेडा है, ठीक है, या मेंथा कह देते हैं, आपकी खंडेला की है, खारी है, रूपनगढ़ झील है। तो ये सारी रूपनगढ़ जो नदी है ये सारी की सारी आकर क्या मिल रही है उस झील में। तो कहने का अर्थ है कि भाई स्थायी झीलों में ज्यादातर कोई ना कोई नदियां आकर उसमें क्या है गिरती है। अस्थायी झीलें हैं वो ऐसी होती है जब वर्षा का पानी होता है वो आसपास के क्षेत्र में ढाल के अनुसार उसमें आकर भर जाता है, और जब समय के साथ वो क्या होता है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, वाष्पोत्सर्जन या उसके दोहन के माध्यम से वो क्या होता है समय के साथ समाप्त हो जाता है। एक बार आप इतना सा नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। हेमंत कुमार मेहरा, राम राम। मोहित यादव वेरी गुड मॉर्निंग। धीरज वेरी गुड मॉर्निंग। अर्जुन वेरी गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश नागर सर आप उन भाइयों से बोल दीजिए ना नोट्स डाल दें मेरे। मैं अब बात करता हूँ आज आपका ये कृष्ण कुमार सैनी, राम राम। बाकी सभी के मैसेज ऊपर चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितेंद्र प्रजापत वेरी गुड मॉर्निंग सर, आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। हाँ थोड़ा सा है। हैं? क्या है? अच्छा डॉक्टर है। कृष्ण कुमार सैनी गुड मॉर्निंग। रवि वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा ऐसे चेहरा देख के भी पता लगा लेते हैं क्या? है? डॉक्टर को पता लगेगा। आप डॉक्टर नहीं है। रवि गुड मॉर्निंग। पवन मेघवाल वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ वैसे मॉर्निंग का ही समय चल रहा है, फिर भी कोई नहीं, गुड आफ्टरनून। जो आज पहली क्लास से है अभी सभी विद्यार्थी आगे एक बार फिर से हाथ ऊपर करें, कितने बच्चे हैं आज पहली क्लास के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो यानी पुराने वाले बच्चे कम हैं आज? नहीं इतना भी नहीं था, कल भी तो क्लास भरी थी। या तो फिर आज 3 दिन का अवकाश देख कर कि भाई चौथा अवकाश हम खुद कर लेते हैं? क्यों? एक दिन का ये क्या? कल छुट्टी नहीं है आपकी? हैं? अच्छा मेरी मेरी क्लास लगेगी। यार ये तो गलत है। हैं? ये तो बिल्कुल है, सभी घर जा रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया आपका? नहीं बना नहीं है अभी। भरतराज अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं है, बनेगा तो आपको ऐड कर देंगे। अमित कुमार, रोहित मीणा, राम राम। ठीक है। कृष्ण कुमार सांबर झील स्टार्ट कर दी थी। हाँ सांबर झील स्टार्ट कर दी थी कृष्ण, आज थोड़ा सा बेसिक पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। लाइव कितने ऊपर चले गए हैं वो दिखाई नहीं देते, नीचे मैसेज दिखाई देते हैं। वीर सिंह नमस्कार। वीर सिंह हो गया इतना सभी का?
पवन मेघवाल सर, रिवीजन रिवीजन कल वाला करवाना है क्या पूछ रहे हैं। रवि रात को सोए नहीं क्या, क्यों भाई, रात सोने के लिए है, रात को क्यों नहीं सोएंगे हैं? रात सोने के लिए बनी है हैं? श्रवण मेहरा, वेरी गुड मॉर्निंग। शांति लाल मेहता, गुड मॉर्निंग। टेस्ट के आंसर अपलोड कर दो सर। टेस्ट के आंसर अपलोड नहीं हुए क्या आपके? आपका टेस्ट हुआ था उसके आंसर नहीं अपलोड हुए? कोई नहीं, आज करवा देंगे पिंक को। ठीक है, हो गया सभी का? बचा है किसी का? जल्दी से लिखे थोड़ा सा। जीके का तैयार है, टेस्ट तैयार है बिल्कुल, पर आज क्या कि जो नए विद्यार्थी आए थे तो मैंने कहा कि पहले दिन टेस्ट मिल जाएगा तो मैंने कहा थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवाएंगे, लास्ट में करवाएंगे ऊपर। ठीक है, हो गया। चलिए, बचा थोड़ी किसी का। अब ध्यान देना, अब पे हमें जो देखना है सबसे पहले वो क्या है, अपने प्रकृति के आधार पर। उसमें भी हमें देखना है कि खारी झीलें कौन कौन सी हैं और मीठी झीलें कौन सी हैं। राजस्थान में मीठी झीलें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी बजाय खारी झील। और राजस्थान में भी खारी झीलों की अगर बात करते हैं तो जितनी भी खारी झीलें हैं लगभग सारी की सारी झीलें अरावली के कहा पश्चिमी भाग में है। किधर है? अरावली के पश्चिमी भाग में। और पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं वहाँ पर मीठी झीलें, और उसमें भी ज़्यादातर जो मीठी झीलें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, दक्षिणी राजस्थान का जो पार्ट है, उदयपुर का पार्ट है आपका, जो आपका हाड़ौती का पार्ट है, बूंदी वाला जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट है, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, डूंगरपुर के पार्ट में वहां पर। ठीक है, तो उसी में आप सबसे पहले लिख लेना प्रकृति के आधार पर। उसमें सबसे पहले हेडिंग डालेना खारी झीलें, राजस्थान की खारी झीलें, राजस्थान की खारी झीलें। खारी झीलें कह सकते हो, या फिर इन्हीं झीलों को आप क्या कह सकते हो, लवणीय झीलें। इन्हीं को आप ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखना लवणीय झीलें, लवणीय झीलें। इन्हीं को आप किस नाम से जानते हैं? आप लवणीय झीलों के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी झीलें जिनके पानी में लवण की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है, उन्हीं को आप क्या कहेंगे, लवणीय झीलें। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना, पहले कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए, उसके बाद में झीलों पर बात करेंगे। उसमें लिखना राजस्थान में सर्वाधिक खारी झीलें, सर्वाधिक खारी झीलें, खारी झीलें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, में पाई जाती हैं, में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसने लिख लिया था वो एक बार रहने देंगे। ठीक है, और इसके पीछे के कारण की अगर बात करें, कारण की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इसका जो कारण है वो क्या है। सबसे पहला तो है आपको टेथी सागर का अवसाद, बातें नहीं, जिसका हो रखा है वो नहीं करेंगे। टेथी सागर का के अवशेष के कारण, के अवशेष के कारण। और आप सभी को पता है टेथिस सागर क्या था। जब हमने कहा कि सबसे पहले जो पृथ्वी आपकी बनी थी, ध्यान से देखें, आप देखेंगे सबसे पहले जो पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी आपकी, सॉरी, पृथ्वी की उत्पत्ति जब शुरुआती दौर में आप देखते हैं तो बीच में जो एक भाग था ना आपका स्थल मंडल का, ये क्या कहलाता था आपका, पेंजिया। क्या कहलाता था? पेंजिया। हमारी बात हुई थी पहले। इसके चारों ओर जो पानी का जो जलराशि बनी थी वो क्या कहलाई आपकी, पेंथलासा सागर। क्या थी? पेंथलासा सागर। क्या थी? पेंथलासा सागर। और हमने कहा जितने भी आज 7 महाद्वीप आप देखना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वर्तमान में वैसे तो 8 महाद्वीप हैं, जीलैंडिया को भी शामिल कर रखा है आजकल हमने। पहले आप पढ़ते थे 7 महाद्वीप, आजकल हम कितने पढ़ते हैं? 8 महाद्वीप है। 8वां महाद्वीप कौन सा? जीलैंडिया। ठीक है, लेकिन जीलैंडिया को ज्यादातर हम इसलिए नहीं करते कि वो सारा ज्यादातर भाग सागर में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। छोटा सा भाग उसका आपको दिखाई देता है न्यूजीलैंड के पास में। ठीक है, और इसी जो पेंथलासा सागर है, इसी से जितने भी आपके महासागर बने हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, और उसी में हमने कहा जब ये 2 भागों में टूटा था तो ऊपर का जो भाग था ना पेंजिया का, ऊपर का जो भाग पेंजिया का था और नीचे का जो भाग है पेंजिया का था, ऊपर का भाग क्या कहलाया था आपका? अंगारा लैंड। क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। पेंजिया है, ये 2 भागों में टूटा, ये ऊपर का भाग क्या था आपका? अंगारा लैंड। और नीचे का भाग क्या था आपका? गोंडवाना लैंड। कौन सा था? गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इन दोनों के मध्य में जो ये पानी आया था ना इसका, पेथलासा सागर का, इन दोनों के बीच में जो जलराशि आएगी, इन दोनों प्लेटों के मध्य में जो जलराशि आती है उसी को हमने किस नाम से जाना? टेथी सागर।
टेथिस सागर, इसी को हमने किस नाम से जाना था, टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर का जो भाग है वो क्या है आपका, पश्चिमी राजस्थान। और आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तान वाला भाग, हमने कहा कार्बोनिफेरस काल में जो टेथिस सागर का पानी पीछे हटा तो वहां की जो मिट्टी, जो नीचे का जो अवसाद था, वही अवसाद वर्तमान में पश्चिमी रेगिस्तान के रूप में हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब आपको पता है सागर का, महासागर का पानी मीठा होता है, खारा होता है, तो आप कहेंगे सर टेथिस सागर का जो पानी है ये भी क्या होगा आपका, खारा। और खारा पानी है तो यहाँ की जो मिट्टी है, जो इसका जो अवसाद है, तो वहां पे लवण जमा होगा, नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लवण जमा होगा। तो एक तो क्या है कि टेथिस सागर के कारण हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में क्या है, खारी झील है। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी में लवणता की मात्रा क्या है, ज्यादा। काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो उसमें आप एक ऑप्शन मिलता है मरुदभिद, क्या मिलता है, मरुदभिद, या फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीरोफाइट वनस्पति। कौन सा, जीरोफाइट वनस्पति, पढ़ेंगे आगे वनस्पति में। तो ध्यान देना, मरुदभिद वनस्पति है, उसकी एक विशेषता होती है, उसकी जड़ें क्या है, लंबी पाई जाती है, काफी गहराई तक जाती है। ठीक है, क्यों जाती है, क्योंकि एक तो ऊपर की जो सतह होती है उसमें क्या है, लवणता की मात्रा अधिक होती है। जो ऊपर की जो सतह है, जो मिट्टी की ऊपर की परत होती है, उसमें खारापन ज्यादा होता है, और वो खारापन दूर करने के लिए, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए जड़ें क्या चली जाती है, काफी नीचे तक चली जाती हैं, ताकि नीचे का जो मीठा जल है वो प्राप्त कर सके, और जो सतह का जो खारापन है उसके प्रभाव को कम कर सके। ठीक है। दूसरा जो हमने कहा था, दूसरा जो इसमें कारण पढ़ा था हमने, दूसरा कारण ये था हमारा कि यहाँ की भूमि में, यहाँ भूमिगत पाई जाने वाली, भूमिगत पाई जाने वाली माइका शिस्ट की चट्टानें, क्या है, माइका शिस्ट की चट्टानें, माइका शिस्ट की चट्टानें। ठीक है, माइका शिस्ट की चट्टानें क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा सेंधा नमक, देखा होगा आपने, सेंधा नमक या काला नमक आप देखते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप में आपको क्या मिलता है, सेंधा नमक है वही आपको मिलता है। काला नमक है वो तो आप बाद में बनाते हैं, उसको मटके वटके में डाल के उसको गर्म करते हैं, उसके बाद में आपका क्या बनता है, काला नमक बनता है। लेकिन वास्तव में जो आपको प्राप्त होता है वो क्या है, सेंधा नमक। जितने भी आप फास्ट वास्ट करते हो, व्रत वगैरह रखते हो, जैसे अभी आएगा परसों जन्माष्टमी का, आप में से कुछ रखेंगे भी, ठीक है, सभी नहीं, कुछ रखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि जब फास्ट करते हो तो उसमें आप नमक में आप जो आपका जो परंपरागत जो नमक होता है वो नमक काम में नहीं लेते। कौन सा नमक काम में लेते हो, सेंधा नमक। क्यों लेते हो सेंधा नमक, खारापन तो उसमें भी है, खारापन इसमें भी है, फिर भी आप उस नमक को छोड़कर सेंधा नमक क्यों काम में लेते हो। इतने दिन से, जब बचपन से मंगलवार सोमवार बृहस्पतिवार, ज्यादातर सोमवार में महिलाएं हैं, सोमवार में पुरुष हैं, मंगलवार में लगा रहता है, ठीक है? कुछ है, महिलाएं बता सकती हैं अच्छा, तो फास्ट रखते हैं तो आप भी खाते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं जैसे पुरुष प्रधान वर्ग है, और सावन में, और पुरुष है, पुरुष प्रधान वर्ग है, ज्यादातर किसका व्रत रखता है, सावन के, शिव जी को। सबसे ज्यादा पुरुष किसको मानते हैं, शिव जी को। क्यों मानते हैं, जब भी आप जिसके भी स्टेटस देखोगे जय महाकाल है, और एक सूटा सा फूंकते हुए एक बाबा जी को लगा लेता है और नीचे लिख देता है कि भाई जय महाकाल। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं में एकमात्र, मतलब देवताओं में एकमात्र ऐसा देव है जो आप जैसे युवाओं का सपोर्ट करते हैं, जो थोड़ा बहुत आप में चलता है धुआं धुआं, और थोड़ा सा शाम होते जो चल जाता है कि भाई एक इस देव है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसलिए एकमात्र ऐसे हैं, तो इसलिए युवा लोग हैं किसमें, जय महाकाल लगे रहते हैं। सबसे कठोर देवता कौन है, हनुमान जी हैं। वहां पे तो आपके कुछ भी नहीं चलता, ब्रह्मचर्य और निभाओ, वो जो आपके बस की बात नहीं। सड़क में जाते जाते तो बाकी आंखें ही भटक जाती हैं कितनी बार, तो वो तो वहीं धरा रह जाता है आपका। तो सबसे कम किसको आज, पहले वाले युवा मानते थे, आजकल के युवा हनुमान जी के धोख देते हैं और फिर निकल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे कठोर पालन किसका है, हनुमान जी का है, ठीक है। तो सेंधा नमक इसलिए खाते हैं क्योंकि आपका जो परंपरागत जो नमक होता है वो किससे बना रहे हैं, झील से बना रहे हैं। किससे बनाते हैं, झील से। सांबर झील में भी जो आप नमक बना रहे हैं तो उसमें क्यार पद्धति है। क्यार पद्धति का मतलब क्या होता है कि भाई आपने सांबर झील से पास की जो भूमि होती है वहां पे आपने पाइप के माध्यम से वहां से पानी निकाला, और अपने खेत की जो भूमि होती है उसमें अपने पानी को क्यारियां फंसी बनाकर उसको भर दिया पानी को। अब क्या होता है, धीरे धीरे पानी है वो जलवाष्प के माध्यम से उड़ जाएगा, पीछे क्या रह गया आपका, नमक। और इसी पद्धति को आप क्या कहते हैं, क्यार पद्धति। जब एक बात बताओ, जब आपने उस झील से उस पानी को निकाला है तो उस संभावना है नहीं कि भाई उसमें कोई छोटे मोटे जीव जंतु इस प्रकार से आएंगे पानी के साथ में, संभावना है। और वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वाष्पोसर्जन के माध्यम से तो उड़ने से रहे, उड़ेगा तो पानी पानी, और उसमें जो भी आप जीवाश्म होंगे वो किसमें रहेगा, उसी नमक के अंदर रहेगा। और उसी नमक से आप क्या है, जो आपका खाने का नमक है वो तैयार करते हैं। तो संभावना ये होती है उस नमक में कहीं ना कहीं जीवों का अंश है, यानी मांसाहार है, ठीक है। और जो आपका सेंधा नमक है वो पत्थर है, ध्यान रखें, पत्थर को पीस कर आप क्या करते हैं, सेंधा नमक तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कई ट्रक ट्रोलियां हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर से रखे रहते हैं। गौशाला में देखना, उसमें गौशाला में रखे रहते हैं इतने बड़े बड़े, उसमें चारे वाली, उसमें तो वो क्या है कि पत्थर से बनता है, तो पत्थर में जीवाश्म नहीं होता, इसलिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। नहीं तो आप क्या है कि वो जो नमक है उसमें भी जीवाश्म। और जितना भी मार्केट में जितना भी फूड प्रोडक्ट आप खाते हैं उसमें सब में किसी न किसी में कुछ न कुछ मात्रा में जीवाश्म आपका पाया जाता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें लिखा था फसाई, आपने देखा, फसाई देखा होगा, एक नाम लिखा था फसाई,
फसाई क्या है वो कि खाद्य वो प्रमाणक संस्था होती है कि वो कहती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है आपका खाने योग्य है, ठीक है, आप खा सकते हो इसको। लेकिन फसाई है उसके खुद के गाइडलाइन देखेंगे तो वो कहती है किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी जीव के 17 पार्ट हैं वो मान्य है। कहने का मतलब आपने कोई नमकीन का पैकेट खरीदा, उसमें किसी कॉकरोच का टांग आ गई, सिर आ गया, आंख आ गई, आंतड़ियां आ गई, ठीक है, तो वो उसमें वैलिड है, 17 पार्टिकल है वो वैलिड है। उनके अनुसार यह है कि कोई भी चीज़ है आपके मतलब इस प्रकार से नहीं तैयार की, इस कमरे में भी जिससे कुछ बना रहे हैं तो आप बड़ी मात्रा में आप बना रहे हैं, छोटी मात्रा का छोड़ी, बड़ी मात्रा में एक कमरे जितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं उसमें आप नमकीन बना रहे हैं, तो जरूरी है कि भाई वहाँ से कोई मक्खी गुजरेगी, कोई कॉकरोच भी गुजरा होगा या कोई चूहा भी गुजरा होगा, ठीक है, और वो गिर गया तो इतने बड़े को उसको खराब थोड़ी करेंगे। अभी जैसे एक वीडियो आया था उसमें मैगी बनाने की एक फैक्ट्री थी, उसमें चूहा वो गिर गया उसमें, और उसमें वो मैगी बनती रही, जब उसकी जो पैकिंग हुई कट कट के तो उसमें जिस इस पार्ट में चूहे की कोई पैर आ रहा था, कोई पूंछ आ रही थी, उनको हटाते गए और बाकी चलते गए। तो ये क्या है कि फसाई भी कहती है कि 17 आपके पार्ट है वो क्या है अलाउ करती है। छोड़िए, तो यही माइका शिस्ट की चट्टानें क्या होती है, जैसे सेंधे नमक जैसी चट्टानें होती है वो नीचे पाई जाती हैं। जब बारिश होती है, जब पानी नीचे तक पहुंचता है, भूमिगत होता है, तो ये क्या है उसके साथ मिल जाती है, और मिलके क्या होता है जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वापस से वो पानी क्या होता है कोशिकत्व के माध्यम से नीचे से ऊपर आता है, और उस पानी के साथ में आपका क्या है नमक भी नीचे से पिघल करके है ऊपर आता है। जब वो सतह पे आ जाता है तो जो पानी ऊपर आया है वो तो उड़ गया, और उसके साथ जो नमक रह गया है वो वहीं पे सतह पर जमा हो जाता है। तो दूसरा जो कारण माना जाता है वो क्या है कि आपका माइकासिस्ट की जो चट्टानें हैं उनको माना जाता है। और तीसरा जो कारण है वो हमने कहा था, तीसरा जो कारण माना जाता है वो अरब सागर से आने वाली जो सागरीय पवने होते हैं। तीसरा कारण क्या है, अरब सागर से कच्छ के रण से आने वाली आने वाली सागरीय पवने पवने और ये सागरीय पवने क्या करती हैं, अपने साथ नमक को लेके आती हैं। और नमक को कैसे लेके आती है, मैंने पहले भी बताया था, नमक एक आर्द्रताग्राही कण है। क्या है, आर्द्रताग्राही कण। आर्द्रताग्राही कण क्या होते हैं, जो अपने आसपास की छोटी छोटी नमी होती है उसको अपने ऊपर बिठाने का, अध्यारोपित करने का काम करते हैं। जैसे अभी चिपचिपाहट का मौसम देख रहे हैं ना, अब क्या होता है गर्मी में जो यहाँ पर धूल कण घूम रहे होते हैं पूरे रूम में, कमरे में आप देखें, अब ऐसे नहीं दिखाई देते। एक टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा कभी, जब प्रकाश की एक रोशनी आती है तो उसमें वो यादृच्छिक गति करते हैं, आपको पढ़ा होगा 10वीं 11वीं क्लास में आप, उसमें एक पट्टी सी आपको प्रकाश की दिखती है, उसमें छोटे छोटे कण ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस रूम में ऐसे छोटे छोटे धूल के कण है वो घूम रहे हैं। जब वो नमी, ये अभी आपको चिपचिपाहट क्यों लग रहा है, अब क्या होता है ये धूल कण है ये भी आर्द्रता ग्रही कण होते हैं। जब बारिश होती है तो ये धूल कण क्या करते हैं, जो नमी है उसको सोख लेते हैं और अपने ऊपर क्या है बिठा लेते हैं। अब ये क्या है कि पहले तो सूखे थे, शुष्क थे, अब क्या हो गया इनमें पानी आ गया। अब पानी आने की वजह से ये क्या है ऐसे घूम रहे हैं, जो चिपचिपाहट का जो माहौल है वो आपके बीच में पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही नमक क्या है वो भी क्या है आर्द्रता ग्रही कण। नमक भी क्या करता है, जब आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी खाना बनाते हैं, ठीक है, उसमें देखा होगा नमक इन दिनों में आपका जो नमक का डब्बा है वो वैसा ही है जो पहले गर्मी में था, या अभी सीलन के कारण चिपक गया है, गीला गीला हो गया। अब उसमें जो आपकी जो नमक निकालने वाली जो छेद वाली जो डब्बी होती है, जिसको नमकदानी क्या बोलते हैं उसको, है, उसमें आप ऐसे करते रहो नमक आता ही नहीं है, क्योंकि गीला हो गया, चिपक गया। फिर उसको नीचे ठप ठप कर दो, छेद खोलो, फिर करो, दोबारा बोल लो, है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, कारण यह है कि वो आर्द्रता ग्राही करना है और अपने आसपास की जो भी नमी थी उसको क्या कर लिया, सोख लिया उसने। अब ये क्या करता है, अरब सागर से ये पवने आती हैं तो अपने साथ नमक है उसको साथ में लेके आती हैं, और रेगिस्तान में जैसे ही प्रवेश करती है, तो आपको पता है रेगिस्तान तो वैसे ही सूखा है, सूखे का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे शुष्कता ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। जैसे वो आया तो उसके नमक के कण के साथ में जो भी पानी आया था, जो भी जलवाष्प थे, वो तो भाप बनकर उड़ गई। अब वो कण बेचारा अकेला वायुमंडल में रह गया। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा और नीचे आके उस सतह पे क्या हो जाएगा, गिरेगा, यानी आसपास की सतह पर क्या होगा, बिखर जाएगा। और बिखरने के बाद में कोई नदियां आएगी या पानी जब बारिश का आएगा तो उसके साथ पिघल कर वो किसमें आएगा, नदियों में, और नदियों के माध्यम से वो कहाँ जाएगा, उन झीलों में जाएगा। तो ये 3 प्रमुख कारण है वो माने जाते हैं कि आपके पश्चिमी राजस्थान में जो खारी झीलें हैं उनकी अधिकता का या सर्वाधिक पाए जाने का। और पश्चिमी राजस्थान में भी सर्वाधिक खारी झीलें कहाँ पर आपकी, हमने कहा नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र है, यानी आपका डीडवाना जो नागौर का जो है, डीडवाना कुचामन और नागौर का जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक खारी झीलें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। इस वाले चीज को नोट करना है तो आप कर लेना, नहीं तो अगर नहीं भी करोगे डायग्राम को तो चल जाएगा। बस आपको ये 3 पॉइंट नोट करने हैं। एक तो ये सबसे ऊपर वाला, राजस्थान में सर्वाधिक खारी झीलें पश्चिमी राजस्थान में, कारण है उसमें टेथी सागर, दूसरा कारण है वो नोट करना है, और तीसरा कारण है ये नोट करना है। बाकी आपको ये डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो बना लेना, वरना कोई अनिवार्य नहीं है। नमक को बरसात सूझ रही है, नमक को बरसात नहीं सूझ रही है। ध्यान रखना पहले क्या था, जैसे आप मानव सबसे पहले पैदा हुआ, ध्यान रखना मानव सबसे पहले पैदा हुआ, तो सभ्यता के अनुसार अगर देखेंगे तो वर्तमान में जो चीजें आपको समझ आ जाती है उसको तो आप क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जो चीज आपको नहीं समझ आई उसको क्या कर दिया आपने, भगवान से जोड़ दिया। जैसे आप सूर्य को क्या मानते हो, भगवान। अब पहले वाले लोग थे, अब उनको ये नहीं पता कि रात हो गई, दिन हो गया, रात हो गई, सुबह आया, सूर्य आया और प्रकाश आया, तो उनको अच्छा लगा कि कोई भी काम करेगा। रात हो गई, बेचारों को डर लगा कोई जंगली जीव आके खा जाएगा, तो रात होते ही तो क्या हो गया, डर, और सुबह सूर्य आते क्या हुआ, अच्छा काम। अब उन्होंने अब ये नहीं समझ पा रहे कि आ क्यों रहा है, जा क्यों रहा है, तो कहा ये सूर्य देव है।
ठीक है, वहीं पर आप वर्षा के देवता मानते हैं इंद्रदेव को। अब ये नहीं पता बादल बनेंगे, आज के समय में कोई कहे कि वर्षा कैसे हो, आप कहेंगे सर क्या हुआ, तापमान बढ़ा, आसपास का पानी है भाप बनकर ऊपर उड़ा, तापमान ऊपर जाने पे तापमान में कमी आई, संघनन हुआ, बादल बने, वर्षा हो गई। पहले थोड़ी पता था कि कैसे संघनन होता है, कैसे क्या होता है। अब पहले वाले को तो बादल आए, वर्षा हो गई और ढोल बजाए, पपीड़ियाँ बजाई और नाचने लग गए, जैसे वो आपकी वो लगान मूवी में नाच रहे थे वो, है। तो उनको क्या हो गए, वर्षा के देवता। तो वैसे ही जो चीज़ समझ आ गई उनको स्वीकार कर लिया। अब आपको कहते हैं कि भाई शाम के समय में झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। आपने एक उदाहरण आप अपने घर में देखते हैं, कहते हैं कि शाम होती है, शाम के समय में झाड़ू। अब वास्तविकता ये होती है कि शाम के समय में जब झाड़ू निकालोगे तो धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, और धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, इससे क्या होता है कि जो धूल मिट्टी आपके फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी। अब ऐसे में किसी महिला को, ज्यादातर महिला झाड़ू निकालती है, आजकल वो बात अलग है कि पुरुष प्रधान भी कम नहीं है, ठीक है, वो भी क्या है कि पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। और आजकल की ये है कि भाई जिस हिसाब से जो प्रचलन चल रहा है, अभी तो क्या है कि आपका लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है क्लास में, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है कि भाई महिलाएं ज्यादा सर्विस में जा रही हैं, पुरुष क्या है कि वो कम, मतलब कंपटीशन के पैटर्न से देखे तो, ठीक है। अभी आने वाले समय में क्या होगा कि पहले पहले आप आपकी क्या है कि हाउस वाइफ बोलते थे, जो भी पुरुष दो मिले, अब दो महिलाएं मिलेंगी, आपके हस्बैंड को बोला हाउस हस्बैंड है, आपातकालीन परिस्थितियों में क्या खाना वाना बनाते थे, डायपर वाइपर चेंज कर देते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, यही होगा, ठीक है। अब उस महिला को, अगर कोई किसी महिला को उस समय, आज के समय तो चलो ठीक है फिर भी शिक्षित हो गए हैं सब, उस समय अगर किसी महिला को आप कहोगे कि झाड़ू निकालने से शाम को धूल उड़ेगी, आपके नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाएगी और आपको फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो वो कहेगी अपना रास्ता देखो भग। अगर उसी महिला को अगर आप कहते हैं शाम के समय में झाड़ू निकालने से घर की लक्ष्मी चली जाती है, उसको झाड़ू को उठाकर ऐसे रखाएगी चुपचाप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो अपने यहाँ पर अंधविश्वास है, उसको कहीं ना कहीं साइंस से जोड़ा गया है। अब कहते हैं ये अंधविश्वास, ये शाम के समय में झाड़ू निकालोगे तो घर की लक्ष्मी निकल जाएगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि शाम के समय में धूल ज्यादा उड़ती थी और वो धूल कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो आपके जो नमक को बारिश सूझ रही है, ये सूझ रही, सारे क्या है, अंधविश्वास है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो अपने पीआरपी पब्लिकेशन की 4.0 है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। राजस्थान में नमक उत्पादन कितना होता है, करवाएंगे अभी राजेश से भी थोड़ा सा, इतना हो गया सभी का, ठीक है। उसी में ध्यान रखना, सबसे पहले झील लिख लीजिए आप, सांबर झील। कुछ हमने कल लिख लिया था सांबर झील के बारे में, कुछ कुछ चीजें, और कुछ चीजें आज लिखेंगे। जो चीजें आपने कल लिख ली थी जिन्होंने वो रहने देंगे, और बाकी जिसका बचा हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। सांबर झील की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना ये क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी, आप कहेंगे सर राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। राजस्थान के सबसे बड़ी खारे पानी की अगर कोई झील है तो कौन सी आपके, सांबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश की सारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अगर मैं पूछ लिया जाए कि देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप कहेंगे कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का, चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहां पर है, आप कहेंगे सर ओडिशा में। कहां पर है, ओडिशा में। ये चिल्का झील कहां पर है आपकी, ओडिशा में, समझना इसको। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन है आपके सामने, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, क्वेश्चन है देश में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है, कौन सी है, ठीक है। अब वहीं आपके सामने ऑप्शन दे दिया, पहला चिल्का, बी ऑप्शन आपको दे दिया सांबर, सी ऑप्शन आपको दे दिया पचपदरा, पंचपदरा भी, और डी ऑप्शन दे दिया आपको, कोई भी दे दो, अस्तमुड़ी, अस्तमुड़ी। अस्तमुड़ी कहाँ, केरल की लगुन झील है, ठीक है। अब ध्यान देना, वैसे तो हमने कहा देश की सबसे बड़ी कौन सी, चिल्का, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया प्रश्न में कि आंतरिक प्रवाह, एक शब्द जोड़ दिया आंतरिक प्रवाह। इस आंतरिक प्रवाह शब्द मात्र से क्वेश्चन का आंसर बदल गया। अगर पहले होता कि भाई देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप कहते सर चिल्का झील, लेकिन यहाँ पर एक शब्द चेंज कर दिया जिसमें लिख दिया आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी। ध्यान देना, चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील है। चिल्का झील की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील है, क्या है, लैगून झील है।
अब आधे से ज्यादा को ये नहीं पता लैगून झील क्या होती है। लैगून झील क्या है, ये तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है। किसमें? जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे पाई जाएगी। तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पे पाई जाती है लैगून झील। लैगून झील का मतलब होता है ये है कि जैसे ये सागर है आपका, ये तट है, ये आपका यहाँ पे सागर है, और यहाँ पर ये आपका स्थलमंडल है। समझना इसको, इस प्रकार देखो स्थला करती है। और आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इधर क्या है? महासागर है। ये इधर क्या है? सागर है या महासागर है। और ये क्या है? आपका स्थल मंडल है। ये क्या है? आपका स्थल मंडल है। अब ध्यान देना, इसका लेवल है पानी का, सागर की लेवल का, पानी का लेवल क्या है? ये है। और सागरीय क्षेत्रों में कुछ स्थलाकृतियां ऐसी मिलती है जो यहाँ से उभार ली है, लेकिन अंदर क्या है? गर्त है, फिर वापस से उभार ले लेती है। और आपको पता है कि सागर में, जितने भी महासागर में, ज्वार भाटे का नाम आपने सुना होगा। ज्वार भाटे का, जब आप कहते हैं कि जब पानी ऊपर उठता है तो क्या कहते हैं? ज्वार। और पानी नीचे जाता है उसे क्या कहते हैं? भाटा। अब क्या होता है, जब सागर में ज्वार आता है, ज्वार आएगा, तो इस पानी का जो लेवल है ये क्या होगा? यहाँ से ऊपर उठेगा। ज्वार आएगा तो जब भी ज्वार आएगा इसमें, तो ये पानी ऊपर उठेगा, और पानी का लेवल ये हो गया। पानी का लेवल क्या हो गया? यहाँ तक। अब ये पानी ऊपर आया तो ये जो गड्ढा है, जो गर्त है, इसमें क्या पानी भरेगा? नहीं भरेगा। और वापस से भट्टा भाटा आएगा तो ये वापस पानी नीचे जाएगा, तो ये पानी पीछे चला गया, और यहाँ पर ये भूमि का टुकड़ा रह गया, और ये जो बीच का भाग है और एक झील का रूप धारण कर लेते हैं। ये बीच का ये भाग है, ये भाग है, एक झील का रूप क्या कर लेते हैं? धारण कर लेता है। और इसी प्रकार की जो झील होती है उसे आप क्या कहते हैं? लगून झील। क्या कहते हैं? लगून। अब एक बात हो, ये अंतः प्रवाह है या बाह्य प्रवाह है? बाह्य प्रवाह, क्योंकि सागर से पानी आ रहा है इसमें। किससे आ रहा है? सागर से पानी आ रहा है। ठीक है, तो ये बाह्य प्रवाह है। अंतः प्रवाह का मतलब ये है कि कोई अंदर कोई भूभाग है, और यहीं पर आसपास की जो नदी नाले हैं उसी से क्या है? इसमें पानी आ रहा है। कोई सागर महासागर से पानी नहीं आ रहा है, आसपास की जो भूमि है उसी से क्या है? पानी आकर उसमें गिर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतः प्रवाह। अब आपको देखो, जो चिल्का झील है वो क्या है? लैगून झील है, अंतः प्रवाह की झील नहीं है। और इसलिए अगर हम कहें कि देश में जो आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील होगी वो कौन सी होगी? आपकी सांबर झील। तो आपका आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सांबर झील। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया सबसे बड़ी कौन सी, तो चिल्का। राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी? तो सांबर। पूर्णतः देश की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी? सांबर। तो बहुत बार आप देखते हैं कि सबसे बड़ी झील सांबर मान रखा है, कहीं पर आप कहते हैं कि चिल्का मान रखा है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते रहते हैं, ये सब क्वेश्चन आया था उसमें है ना, सबसे बड़ी सांबर मान रखी है, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है? चिल्का झील है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों ही क्वेश्चन में पैटर्न है पूछने का, दोनों का क्या था? अलग था। इतना सा आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। जितेंद्र नमस्कार। सेंधा नमक खाना चाहिए नॉर्मल? देखो गौरव शर्मा, देखो वैसे तो क्या है कि अगर आपको बूढ़ा नहीं होना, अगर आपको जवान रहना है लंबे समय तक, तो अपने लाइफ से दो चीजों को निकाल दो। दो को क्या मैं कह रहा हूँ, तीन चीजों को निकाल दूं, तीन भी क्या, चार चीजों को निकाल दूं। नहीं नहीं, मैं बता नहीं, वास्तविक तो मजाक नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हो कि आप एंटी एजिंग का काम करें, आपकी उम्र है बढ़ती हुई नजर नहीं है, बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो भाई समय से पहले बूढ़े हो गए। और आज का जो जनरेशन है जिसमें आपका जो खान पान है वो आपको सबसे ज्यादा क्या है? बूढ़ा कर रहा है। उसमें एक तो आपको मीठा है अपनी लाइफ से अवॉइड कर दें। बहुत सारे लोग हैं मीठे के बहुत शौकीन, जो व्यक्ति मीठा ज़्यादा खाता है बुढ़ापा निश्चित रूप से उसमें जल्दी आएगा। और अपने यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रसगुल्ले तो खाते हैं, उसके बाद में चाशनी को भी पी जाते हैं। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, तो उनको खास कर क्या है? मीठे को अवॉइड करना। दूसरा है नमक। नमक है उसको बिल्कुल ही कम मात्रा में आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नमक है, कई तो ऐसे हैं कि खाने में नमक भरा पड़ा है, फिर भी आदत होती है उनकी नमक वापस से ऊपर से डालने की। और एक ऊपर से नमक डालने वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही खत्म कर दो, जो आ गया सब्जी में डल गया डल गया। ये है, हाँ वो बाद में अलग है। ठीक है, एक आपको मैदा, मैदा और गेहूं की रोटी। अब कहेंगे गेहूं की रोटी सर, गेहूं नेगेटिव फूड है, ध्यान रखना। नेगेटिव, देखो फूड है अपने जो खाद्य पदार्थ है, जो अनाज है, उसमें एक तो पॉजिटिव अनाज होते हैं, एक नेगेटिव अनाज होते हैं। आपका गेहूं और चावल दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव फूड है, जो आपको किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी काम नहीं करते। चावल है, चावल में भी क्या है? आपके नेगेटिव फूड है। जब किसी को शुगर होती है तो उसे कहते हैं चावल बंद कर देना। ठीक है, चावल और गेहूं दोनों ही बंद। फिर कहेंगे सर खाएं क्या? तो खाने में रागी का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, मक्के का आटा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं तो तीनों को चारों को आपस में मिला लीजिए, मिला के मिक्स, जो आपका मल्टीग्रेन आटा जिसको बोलते हैं वो बनवा लीजिए। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, है? चौथा आगे बताएंगे, पहले इधर आओ। बता देंगे लास्ट क्लास खत्म होगी उससे पहले। अब ध्यान देना, सांबर झील की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहली बात तो हमने देखी कि भाई भारत की तो दूसरी सबसे बड़ी है, राजस्थान की पहली सबसे बड़ी है, और पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में इस झील का जो विस्तार की अगर बात करते हैं,
इसका विस्तार है, आप कहेंगे सर इस झील का विस्तार कहाँ पर है? एक तो आपका जयपुर, कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर के साथ में आप कहेंगे अजमेर, अजमेर के बाद इसका कहेंगे सर डीडवाना कुचामन का जो पार्ट है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन का जो पार्ट है वहां पर। इसकी लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। कितनी है? 32 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की अगर आप बात करते हैं कि चौड़ाई इसकी कितनी है, तो आप कहेंगे आपकी 2 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, आपकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसका आकार कैसा है। अब एक बात बताओ, आकार कैसा होगा? कोई झील है चौड़ी तो आपकी 2 किलोमीटर हो, लंबी आपकी 32 किलोमीटर, तो इस प्रकार का जो आकार ये क्या कहलाएगा? आयताकार। तो यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता वैसे तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कह देना कैसी है? आयताकार। कैसी है? आयताकार। ठीक है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? प्रमुख नदियों की अगर बात करें, प्रमुख नदियां कौन कौन सी आकर गिरती हैं, तो आप कहेंगे एक तो कौन सी? मेंथा या मेडा, मेंथा, या इसी को आप क्या कहते हैं? मेडा। ठीक है। साथ में इसमें दूसरी जो नदी आती है वो कौन सी? खंडेला, जो सीकर से आती है, खंडेला की पहाड़ियों से इधर से। एक आपकी खारी आती है जो कुचामन साइड से आती है, कुचामन डीडवाना साइड से प्रवेश करेगी। और एक आपकी रूपनगढ़ है जो अजमेर से प्रवेश करेगी। कहाँ से? अजमेर से आएगी रूपनगढ़। कौन सी आपकी? रूपनगढ़। ठीक है। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो, या आप कहें कुछ इसमें नाले हैं जैसे मेंथा वगैरह को। ठीक है। ये जो आप इसमें आकर गिरते हैं। इसमें भी सर्वाधिक लवण है किसके द्वारा लाया जाता है? इसमें भी अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लवण, सर्वाधिक लवण किसके द्वारा, किस किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक लवण है वो कौन सी? मेंथा नदी है वो लाती है। कौन सी नदी लाती है? मेंथा नदी। सर्वाधिक लवण है वो कौन सी? मेंथा। अब मेंथा या मेडा नदी की अगर बात करते हैं तो ये आपके जयपुर से, आपकी जो मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलेगी। जयपुर की जो मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। और आपकी रूपनगढ़ है ये अजमेर से आती है। जैसे आपने सलेमाबाद का नाम सुना होगा, ठीक है, जहां पर एक संप्रदाय है उसकी पीठ भी है, निम्बार्क संप्रदाय की। ठीक है। तो वहीं से ही क्या है, ये आपकी रूपनगढ़ आती है अजमेर से। इधर अजमेर की पहाड़ियों से उद्गम होकर फिर ये कुचामन और डीडवाना होते हुए एक नदी आती है, उसको क्या कहते हैं? खारी नदी। और एक आपकी खंडेला नदी है जो सीकर की पहाड़ियों से उद्गम होगी और फिर किस में जाती है? आपकी सांबर झील में मिल जाती है। उसमें भी सर्वाधिक लवण या खारापन कौन लेके आ रही है? आपकी मेंथा नदी। ठीक है। उसके बाद में अगर कहें इस झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? अगर हम बात करें झील का निर्माण, झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहेंगे सर वासुदेव चौहान के द्वारा। वासुदेव चौहान है के द्वारा करवाया गया। ठीक है। और ध्यान देना, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो बिजोलिया एक शिलालेख है वहां पर आपको। ठीक है। बाकी जानकारी इनके बारे में हम देखेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे, जो लेख पढ़ेंगे, जब ये चौहान वंश पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है। और इसकी जानकारी कि भाई वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण कराया था, इसकी जानकारी, इसकी जानकारी की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। कहाँ पर? बिजोलिया शिलालेख में, शिलालेख से प्राप्त। बिजोलिया शिलालेख है वहां से आपको क्या है? इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। कौन से? बिजोलिया शिलालेख है वहां से इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। उसके बाद में आप कहेंगे सर इस झील के ऊपर, इस झील के ऊपर आपने हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड है, नमक उत्पादन के लिए आपने क्या है उसकी स्थापना की। यहां पर आप कहेंगे सर नमक का उत्पादन है, नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? नमक उत्पादन, नमक उत्पादन। तो आप कहेंगे वर्ष 1964 में, वर्ष 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। नहीं नहीं, 64 ही होगा। ठीक है। ध्यान देना, अगर हम कहें कि भाई 1964 में आपका हिंदुस्तान जो सॉल्ट लिमिटेड है, ठीक है, उसकी स्थापना की गई कि नमक उत्पादन करेगा। अब ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछ जाता है, एक है कि राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड, एक नाम और आता है आपका राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड, राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड, सॉल्ट लिमिटेड, ये एक नाम और आता है। ठीक है। अब काफी बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी नमक उत्पादन की इकाई है केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित है?
कहने का मतलब आपकी राज्य सरकार है वो तो काम कर ही रही है, साथ साथ में केंद्र सरकार है वो भी क्या है आपके साथ मिलकर काम कर रही है। तो वो कौन सी आपकी, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। इसमें ध्यान रखना हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड में आप कहेंगे केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार, एवं राज्य सरकार कितनी भागीदारी के साथ में, एक भागीदारी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। 60:40, कितनी, 60 अनुपात सरकार, 60:40 की भागीदारी, की भागीदारी से इसका संचालन करते हैं, इसका संचालन करते हैं। कहने का मतलब है 60% भागीदारी तो क्या होगी, अगर मान लेते हैं 100% भागीदारी है, उसमें 60% किसका, केंद्र सरकार, और 40% हिस्सा किसका है आपका, राजस्थान का या राज्य सरकार का होगा। ठीक है, एक बार आप इतना नोट कीजिए, राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड है, ये राजस्थान की इकाई है, इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलेगा। शांतिलाल सर, मैं बिजोलिया से, बिल्कुल शांतिलाल बिजोलिया सर, प्रॉब्लम कर रही है, स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है, आवाज दब दब हो रही है। एक बार राकेश आप ऐप को एक बार पीछे आके रिफ्रेश करके वापस एक बार चलाइए, हो जाए। हैं, हाँ, ऐसे मैटर देना है कि बच्चों को, ठीक है दे दीजिए। गुरुजी सर आज टेस्ट प्रिंट निकालने का ऑप्शन था, का बोले थे, राम सिंह को समझा दो गुरुजी, प्रिंट नहीं निकला। भाई राम सिंह आपका नाम भी जानने लगे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, तो भाई राम सिंह को बोल देना प्रिंट नहीं निकल रहा, इतना तो हमारा नाम नहीं जानते हैं। सब सही चल रहा है। 1990 में रोहित शर्मा लिखवाएंगे, अभी 1990 में रामसर साइट है उसमें देखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे। कल वाले विद्यार्थियों का हो गया क्या, अभी आज जो नए विद्यार्थी हैं नोट करने चाहिए, बातें नहीं, जो जिसका हो रखा है वो बातें नहीं करेंगे। हो गया, चलिए, बचा है, हो गया सभी का, नए वाले विद्यार्थी सभी का हो गया। जिसका बच जाता है हाथ ऊपर कर दें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्लास में उनकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन उनको चाय की थड़ी पे बिठा दो तो क्लास में थोड़ा सा बोल ले, इसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि किसी को गाली गलौज करने लग जाओ, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप में बोलने की जो काबिलियत है ना, जो आप पे चार लोगों में, कई लोगों को देखा होगा आप आपके फ्रेंड सर्कल में देखा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कहीं भी जाते हैं तो वो सब लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं, कई है वो बोलते बोलते बीच में रह जाते हैं। कई नए व्यक्ति के साथ में कोई नया, अगर चार दोस्त है उसमें कोई एक दोस्त आपका दो नए दोस्त ले आए तो वहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं निकलती। उसके पीछे का कारण है कि आपके कॉन्फिडेंस का, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपको। और ये क्या है कि कभी ऐसे मौका मिल गया यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर सारा खेल किसका है, कॉन्फिडेंस का है। वहाँ पे मेरे को पता है मेरी पहली क्लास कैसी थी, शब्द यहाँ आए और यहाँ से वापस चले गए, मतलब बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, तो इसलिए क्लास में वैसे नहीं, तो हुआ नहीं हुआ कैसे भी तो बोलने का प्रयास करें। हाँ, शांत रहें। लैगून झील, लैगून है, हाँ, ले आधा गु, और यही ध्यान रखना ये पूर्वी तट पर बनती है तो उन्हें लैगून झील कहते हैं, और यही अपने पश्चिमी घाट की साइड बनती हैं, उन्हें कयाल कहा जाता है, वो इंडिया का पार्ट है। नहीं नहीं, ये लैगून झील तो उन्हीं को कहेंगे जो सागर या जवार भाटा से बनती हैं। ठीक है, चलिए, उसी में आगे लिखना, सुनिए मेरी बात, उसी में आगे लिखना, सॉल्ट म्यूजियम, इसी झील पर आप कहेंगे, इसी झील पर, आप शांत रहें, सॉल्ट, सॉल्ट म्यूजियम, सॉल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, किया गया। ठीक है, और सॉल्ट म्यूजियम को अंडरलाइन करके लिखेंगे, ये है
राजस्थान का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम है, सॉल्ट म्यूजियम है, सॉल्ट म्यूजियम है। ठीक है, उसी में आगे लिखेंगे इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया? तो अंग्रेजों ने, निर्माण अंग्रेजों द्वारा। बातें नहीं, कब कराया गया? 1869 से 70 के मध्य। ठीक है, उसी में आगे लिखेंगे इसी झील के पास, इसी झील के पास राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत विवाह संपन्न हुआ। और ये कौन सा था पहला मुगल राजपूत विवाह? आप सभी को पता है, कब है? 1562 ईस्वी में। और जो आमेर के कौन थे? हरखा भाई, इनका संबंध कहाँ से था? आमेर से। और किसके बीच में? अकबर के बीच में। ठीक है, बाकी बातें करेंगे इतिहास वाली क्लासों में। वहीं पर आप लिखेंगे इसी झील के पास दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया। है, नहीं पढ़ाएंगे वहां पे, जो यहाँ पढ़ा दिया वो आगे नहीं आएगा। उसी में आगे लिख लेना, उसी में इसका प्राचीन नाम, इसका यानी सांबर का, सांबर का म्यूजियम तो ऊपर रह गया, सांबर झील का। इसका प्राचीन नाम शाकंभरी, शाकंभरी। अतः इसी झील के पास शाकंभरी माता मंदिर स्थित है। अब इतना सारा पढ़ा दिया, एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लें आपसे, हैं? इतना पढ़ लिया आप तो एक आसान सा क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का नमक उत्पादक क्षेत्र स्थित है। पहले आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से बोर्ड पर। ठीक है, और ए ऑप्शन आपका जयपुर, बी ऑप्शन आपका अजमेर, सी ऑप्शन आप डाल देना कुचामन, और डी ऑप्शन आप डाल देना आपका पचपदरा। आपके सामने क्वेश्चन है, अभी आप ताज़ा पढ़े हैं, और आपके सामने क्वेश्चन है बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का नमक उत्पादक क्षेत्र है, दिया गया है, फर्स्ट चल रहा है एफ एस टी फास्ट चल रहा है। क्या चल रहा है फास्ट परवीन? सर नोट नहीं किया, ठीक है, नोट नहीं किया, एक बार वापस रिपीट कर देंगे, टेस्ट के आंसर की अपलोड हो जाएगी। अंजू वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, जोधा बेगम, हाँ। अब सभी विद्यार्थी हैं, पहले आप ऑप्शन बोल रहा हूँ, उसमें जो जो जिस ऑप्शन के पक्ष में हाथ ऊपर करेंगे। ए ऑप्शन में रेशियो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोच के कैसे हाथ ऊपर करें? 12 के आसपास, 13, अच्छा 12 में ही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सी ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका नहीं है। डी ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चलो मैं बता देता हूँ। क्या आंसर है? ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया है सांब्रा, सांबर नहीं है, क्या है? सांब्रा, और ये भी नमक उत्पादक क्षेत्र है, ध्यान रखना। ये भी क्या है? नमक उत्पादक क्षेत्र है सांब्रा। और ध्यान देना, आप सांब्रा को आप जल्दबाजी में आप अपना दिमाग लगाओगे, हो सकता है कि टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई, रे लगा के रे को आ कर दिया, रा कर दिया, तो गड़बड़ हो गई है वहां पर। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा दिक्कत पता कब हो जाएगी, कि अगर ये अजमेर और आपके कुचामन की जगह वो दे दे यहाँ पर जालोर, क्या दे दे, यहाँ पर लिख दे जालोर, और यहाँ पर लिख दे सीकर, तो फिर आप 99% जनसंख्या यहीं पर रह गई। क्योंकि अब तो जिसको पता है कि भाई इनका सांबर झील का है विस्तार जो जयपुर आपका अजमेर और कुचामन में फैला हुआ है, तो वो छोड़ेगा, सोचेगा। अब यहाँ पर अगर अलग अलग जिले ही नाम लिख दिया जाए तो फिर आपका क्या होगा, गड़बड़। ध्यान रखना पचपदरा क्षेत्र में सांबरा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे सांबरा माता का मंदिर भी है। और इस सांबरा माता को हम क्या कहते हैं, लवणता की देवी, लवणता की देवी वहां लिख लेंगे, यहाँ पे मत लिखना आप। जब हम पचपदरा पढ़ेंगे वहां पे नोट डलवा के लिखवा देंगे। तो ये सांबरा जो क्षेत्र है, ये पचपदरा बेरबाड़ा जो आपका अभी तो कहाँ पे, बालोतरा में, ठीक है। तो वहीं पे ये पड़ता है सांबरा क्षेत्र, और यहीं पर सांबरा माता का मंदिर है, जिसे लवणता की देवी के रूप में आप क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां हैं, आपसे करवा लेंगे। क्वेश्चन है, आपको देखने में बहुत साधारण सा लगेगा, आसान सा लगेगा, लेकिन वास्तव में उसके पीछे कुछ लॉजिक और ही लगा होगा, ठीक है। अभी तो किसमें आ गई पचपदरा, किसमें है पचपदरा, बालोतरा में आ गई। अब किसमें आ गई, बालोतरा, पहले बाड़मेर में हुआ करते। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल कही है, देवेंद्र का भी आया, डी आया है। खुशीराम डी आंसर था, शांतिलाल कुचामन, कुछ परवीन कुचामन। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी नानी देवयानी, देवयानी होगी, लिखवाएंगे, वो तो सांबर क्षेत्र में ही है। इसी सांबर झील के पास में आपके देवयानी क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और जिसे क्या है, वहां पर एक मेला लगता है जिसे तीर्थों की नानी या कुष्ठ निवारक झील है उसे भी कहा जाता है। इसी सांबर झील के पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है, देवयानी झील, ठीक है। इतना हो गया, सभी का नोट है। प्राचीन नाम इस सांबर झील का जो प्राचीन नाम था, शाकंभरी। इसी के पास में शाकंभरी माता मंदिर भी स्थित है। संपादलक्ष्य, वो तो अलग प्राचीन नाम है। वो संपादलक्ष्य नागौर वाला जो क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र विशेष को संपादलक्ष्य कहा जाता था, ठीक है। वो करेंगे, वो जो हम उपनामों की बात करेंगे, प्राचीन नामों की बात, इसका नाम नहीं था, झील के नाम की बात हो रही है। डी होगा सर, बिल्कुल हाँ, डी होगा उसका आंसर। अरविंद खेराड़ी, बिल्कुल डी आंसर होगा। चलें आगे, हो गया, बचा है किसी का? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा सा पीछे, आपके पीछे आपके लग रहे। हो गया, चलिए आगे, उसी में आगे लिखें। इसी झील के पास, झील के पास देवयानी, देवयानी झील स्थित है। झील स्थित है, इसी को अंडरलाइन करके लिखना, इसे, इसे तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी तथा कुष्ठ निवारक, कुष्ठ निवारक झील कहा जाता है, झील कहते हैं या कहा जाता है, कुष्ठ निवारक झील या तीर्थों की नानी कहा जाता है। उसी में आप लिखेंगे सांबर झील को, सांबर झील को 1990 ईस्वी में, 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया, किया गया 1990 में इसे क्या किया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पर पक्षी कौन सा आता है, फेलिमिंगो पेलिंकन, कौन आता है, फेलिमिंगो। यहाँ पर जो पक्षी आता है, प्रवासी पक्षी कौन सा आता है, यहाँ प्रवासी पक्षी, फ्लेमिंगो, पेलिकन, पक्षी आता।
जयपुर वाले पार्ट में जो फुलेरा वाला पार्ट है वहाँ पे नमक उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो फुलेरा का जो पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हो गया। रामसर साइट ईरान 1971 में समझौता हुआ था, रामसर समझौता ईरान में, वहां से फिर इसका नाम रामसर साइट। ठीक है। वो सब लिखवाने की जरूरत है कि डायग्राम बना के भाई कौन सी नदी किधर से आकर मिल रही है? पॉइंट में तो लिखवाई दिया, चार झील नदियां आकर मिल रही हैं। वैसे अगर मैं वैसे रफ बना दे रहा हूँ, आप बनाओ तो आप देखो। इधर क्या है, जयपुर है आपका, जयपुर का फुलेरा का पार्ट पड़ता है। ठीक है। इधर आप कहेंगे सर डीडवाना है। नीचे की तरफ आपका यहाँ बीच में इधर ऊपर की तरफ से आपकी इसके सीमा नहीं लगेगी, ध्यान रखना, पर क्या आ जाएगा, सीकर वाला पार्ट आ जाता है। सीकर वाला या पार्ट यानी सीकर से एक नदी आ रही है, सीकर से एक नदी आती है, वो नीचे की तरफ से आपका क्या है, अजमेर आ जाते हैं। अजमेर से कौन सी नदी आएगी आपकी, रूपा रेल। कौन सी नदी है, रूपनगढ़, सॉरी रूपा रेल तो वह है अलवर वाली, रूपनगढ़ आएगी, रूपनगढ़। ठीक है। और रूपनगढ़ है, इसका उद्गम कहाँ होता है, सलेमाबाद। कहाँ से हो रहा है, सलेमाबाद से। इधर से एक नदी आती है, कौन सी नदी आ रही है आपकी, मेंथा। मेंथा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ती है, जयपुर में। कहाँ पड़ती है, जयपुर में। ऊपर से इधर से खंडेला की पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ी से। और इधर से खारी नदी आती है, खारी नदी डीडवाना साइड से आएगी। और ये खारी नदी कहाँ से, अजमेर की पहाड़ियों से, अजमेर पहाड़ियों से फिर डीडवाना कुचामन होते हुए किस में आ रही है, सांबर झील में आ रही है? चलो मैं एक काम करूँ, फिर छोड़ो, फिर मैं वहीं पे आगे वाले पेज पे बनाई देता हूँ। बीच में आप एक सांबर झील बना लीजिए, जल्दी करेंगे, थोड़ा सा समय बचे क्यों, आगे भी हमें चलना है। ये सांबर झील है। इधर आप कहेंगे सर जयपुर का फुलेरा का पार्ट है। इधर से आप कहेंगे जयपुर का, इधर क्या पड़ रहा है आपका, जयपुर। ठीक है। और नीचे की तरफ आप कहेंगे सर अजमेर। और इधर आपका क्या है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इधर क्या पड़ रहा है, डीडवाना कुचामन। सीमा किससे लग रही है, किस तीनों से। ठीक है। वहीं पर आप कहेंगे नीचे की तरफ एक आप यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र बना लीजिए। सलेमाबाद के पास से एक नदी आएगी इधर, एक इधर आप अजमेर से, इधर नागौर से होकर जाएगी, एक पहाड़ी क्षेत्र अजमेर की पहाड़ियों से निकलेगी, फिर आपके कुचामन डीडवाना, और इधर से होकर क्या आएगी, इधर आएगी। ऊपर की तरफ इधर खंडेला की पहाड़ी, और इधर आप कर लेना मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है वैसे मनोहरपुरा की पहाड़ियों से भी। ठीक है। यहाँ पर लिख लेना सलेमाबाद, सलेमाबाद कहाँ पर, अजमेर में। और यहीं पर निम्बार्क संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है, निम्बार्क। यहीं पर कौन सा, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, ध्यान रखना। और इधर की ये आपकी मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा पहाड़ी। इधर आप कह देंगे खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की पहाड़ी सीकर में है, ध्यान रखना, सीकर है, सीकर है वो इसके साथ लगता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। ये डिडवाना कुचामन, ये अजमेर पहाड़ी। ठीक है। इधर से आप कहेंगे अजमेर की पहाड़ी से, इधर से आपके होकर कौन मिल रही है, खारी। इधर खंडेला के पहाड़ियों से कौन सी, खंडेला नदी। और इधर मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आपके आपकी कौन सी आ रही है, मेंथा। और नीचे से आपकी रूपनगढ़ है, वो कहाँ से आ रही है, सलेमाबाद से है। हाँ, ये क्या है कि अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन प्रवेश कुचामन की साइड से, कुचामन डीडवाना से होते हुए फिर क्या है, इसमें प्रवेश करेगी खारी के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये आपकी कौन सी, खारी नदी, खारी नदी। ये कौन सी होगी आपकी, रूपा रेल, रूपनगढ़, सॉरी रूपनगढ़। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मेंथा। ये कौन सी होगी, मेंथा। और ये कौन सी होगी आपकी, खंडेला। ठीक है। और यहाँ पर ये बीच में आपकी क्या है, सांबर झील।
सांबर झील। बफरिंग हो रही है सरजीत, एक बार देखो, एक बार बफरिंग हो रही है, 1 मिनट सरजीत, थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं सर। क्लास रुक रही है, विनोद कुमार क्लास रुक रही है सर, आप अटक गए, अच्छा मैं अटक गया। मैं तो अटका नहीं, क्लास अटक गई भाई मैं तो वही हूँ, क्लास अटक गई है थोड़ा सा। क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, क्लास अब चल रही है, क्लास नहीं चल रही। अभी सभी विद्यार्थी अभी चेक करें और बताएं कमेंट्स में, अभी चल रही है नहीं चल रही है। हाँ कांतली, पर वो इधर नहीं आती, वो उधर बह जाती है आगे की तरफ। हाँ वो अलग है, कांतली नदी अलग है, वो तो उधर चली जाएगी झुंझुनू साइड में। अभी चल रही है क्लास, आवाज़ अटक रही है भाई, आवाज़ भी अटक रही है, देखना एक बार। चल गई चल गई, चल रही है चल रही है, अभी चल रही है क्लास अभी, ठीक है। हो गया सभी का, जल्दी से नोट करें। नो प्रॉब्लम, चल रही है अभी अब सही चल रही है, ठीक है वीर सिंह। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, इससे ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपको नहीं आ रहा तो किसी और को भी नहीं आएगा, मैं टेंशन लेना, ठीक है। हैं, ये इसमें नहीं, मोरली झाड़ी इसमें नहीं हो वो झाड़ी यहाँ पे नहीं है, क्यार यहाँ पे ये लिख सकते हो, यहाँ पर क्यार पद्धति से नमक उत्पादन किया जाता है, नोट डाल के लिख लो। यहाँ पर क्यार पद्धति से, क्यार पद्धति से नमक तैयार किया जाता, ठीक है। इसी में आप एक दो और आप कर लेना कि देश के कुल उत्पादन का, सांबर झील का, उसमें लिख लेना नोट डाल के एक चीज़ और, नए विद्यार्थी कल वालों को तो पता होगा। सांबर झील का, सांबर झील का योगदान, योगदान, तो उसमें आप लिखेंगे देश के, देश के कुल नमक उत्पादन में कितना है, 8.7% योगदान, ठीक है। वहीं आप लिखेंगे राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में, के कुल नमक उत्पादन में योगदान कितना है इसका, 80%। योगदान किसका है, लिख लिया सर, हो गया। राकेश समझाओ दोबारा, अच्छा अटक गई थी, वापस समझा देते हैं, कोई नहीं। ध्यान रखना, ये सांबर झील है, सांबर झील में आपकी 4 नदियां आकर गिरती हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है, ठीक है। अजमेर में सलेमाबाद के पास से आपकी रूपनगढ़ नदी निकलती है, और इसी सलेमाबाद के पास में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और ये किसमें आ रही है, सांबर झील में। इधर अजमेर की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, कुचामन डीडवाना होते हुए किधर आती है, सांबर झील में। ऊपर से सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से खंडेला नदी आ रही है और इसमें आकर मिल जा रही है। इधर जयपुर से मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आपकी मेंथा नदी है, वो आती है और किसमें मिल जा रही है, आपकी सांबर झील में। यही लिखा है सर्वाधिक नमक लेके आने वाली कौन सी, आपकी मेंथा। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पर जो नमक उत्पादन किया जाता है वो क्या है, क्यार पद्धति से किया जाता है। क्यार पद्धति की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे एक खेत होता है जैसे आपके आसपास, उसमें झील का पानी उस खेत में लाया जाता है, क्यारियां बनाई जाती हैं, ठीक है, उसमें पानी भर दिया जाता है, उसके बाद में पानी उड़ जाता है, जो नमक उसमें रह जाता है उसी को नमक को निकाल लिया जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, क्यार पद्धति है, ठीक है, वो कहते हैं। आप देखेंगे जैसे ये पद्धति आपके, एक पद्धति कोशिया पद्धति, कोशिया पद्धति आप देखेंगे, कोशिया पद्धति है ये कहाँ पे, पचपदरा में आपको देखने को मिलेगी कोशिया पद्धति। एक मोरली झाड़ी जो पद्धति है आपकी, वो भी कहाँ देखने को मिलेगी, आपके पचपदरा में ही देखने को मिलेगी। तो वो पद्धतियां हैं, एक आपकी रोस्टा पद्धति है, वो भी कहाँ देखने को मिलेगी, पचपदरा में। यहाँ पर कौन सी पद्धति, केआर पद्धति है,
नमक निकालने वाली जो संस्था है वो क्या कहलाती है? देवल कहलाती है। ठीक है, तो नोट डाल के आप लिख लीजिए। नोट डाल के आप नीचे एक लाइन लिख लेना कि नमक निकालने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? देवल कहलाती हैं। नोट डाल के लिख लेना। नमक निकालने वाली संस्था देवल कहलाती है। देवल कहलाती है। जो नमक निकालने वाली, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, नमक निकालने वाली जो संस्था है वो क्या कहलाती है? देवल के नाम से आपकी जानी जाती है। देवल के नाम से आपकी जानी जाएगी। हो गया, चले आगे। अब आगे एक हेडिंग डालो, डीडवाना झील। एक झील का नाम आएगा भी, डीडवाना झील, उसके बारे में देख लेते हैं। इसी डीडवाना झील को खालदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? खालदा। और यहाँ पर ब्राइन विधि है, उससे क्या किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ का जो नमक है, क्वेश्चन है जो ज्यादातर जो पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें नमक उत्पादन किया जाता है वो खाने योग्य नहीं होता। तो ध्यान रखना, इसी डीडवाना झील है, इसे नमक तो उत्पादन किया जाता है लेकिन वो खाने योग्य नहीं होता। क्यों? उसमें क्या है, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की मात्रा पाई जाती है। जैसे खाने वाला जो नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है जो आपका खाने का जो नमक होता है ना, खाने का नमक, इसमें क्या है आपका NaCl पाया जाता है। यानी NaCl यानी सोडियम, और Cl का मतलब आपका क्लोराइड। क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आपका खाने योग्य नमक होता है। लेकिन आपकी डीडवाना झील से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो खाने योग्य नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि उसमें NaCl के स्थान पर हम सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड है वो बनाते हैं। फिर आप कहोगे सर खाने योग्य नहीं बनाया जाता, खाने के काम में नहीं, फिर काम में क्या लेते हैं? तो ध्यान रखना, उसके विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री, जो उद्योग है वहां पर काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कागज को गलाने के लिए उसे कागज के नमक के पानी में डाला जाता है, तो कागज उद्योग में जो नमक काम में आता है वो सोडियम सल्फेट काम में आता है। वहीं पे जो चमड़ा उद्योग है, रंगाई के उद्योग हैं आपके, जो चमड़ा उद्योग है, उसे साफ करने के लिए चमड़े को भी पहले नमक के पानी में डुबो कर रखा जाता है, फिर उसको रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग है उसमें सोडियम सल्फाइड है, उसको काम में लिया जाता है। तो डीडवाना से जो नमक निकलता है उसको आप उद्योगों में काम में लेते हैं। और इसके लिए जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी? ब्राइन विधि काम में ली जाती है। और इस नमक को जो जो डीडवाना है, इसी जो आपकी डीडवाना झील, इसे अन्य नाम है उसका क्या है? खालदा झील। क्या कहते हैं? खालदा झील। तो उसी के बारे में लिख लीजिए आप। हेडिंग डालना पहले, डीडवाना झील। डीडवाना झील, डीडवाना झील। ठीक है, कहाँ पर है? पहले आप कहते थे नागौर में, वर्तमान में इसका कहाँ पर है अगर पूछ लिया जाए तो? कहाँ पर? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन, कुचामन में। कहाँ पर है? आप कहेंगे सर डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, उसके बाद में अन्य नाम की अगर बात करें, अन्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर खालदा। अन्य नाम क्या है इसका? खालदा। यहाँ प्राप्त नमक, यहाँ प्राप्त नमक या यहाँ से प्राप्त नमक भी कर लेना आप। नमक खाने योग्य नहीं, खाने योग्य नहीं है। ठीक है, इस नमक का उपयोग, नमक का उपयोग उद्योगों में किया जाता, उद्योगों में किया जाता। ठीक है, उसमें लिखना दो प्रकार के नमक, दो प्रकार के नमक प्राप्त होते। उसमें भी आगे एरो लगा के लिखना, पहला सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ब्रैकेट में लिखना कागज उद्योग में काम, कागज उद्योग में उपयोग, ऐसे कर लेना। दूसरा नमक है आप कहेंगे सोडियम सल्फाइड, ये चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ नमक उत्पादन की ब्राइन, ब्राइन विधि अपनाई जाती, अपनाई जाती है।
नमक उत्पादन की यहाँ पर क्या है, ब्राइन विधि है वो अपनाई जाती है, ब्राइन विधि है वो अपनाई जाएगी। वापस अटक रही है कल्पना, क्लास वापस अटक रही है, राकेश समझाओ दोबारा। अभी तो ठीक है, होगी, कल्पना चल रही होगी, देखो एक बार। हाँ, सबसे शुद्ध रूप आपका पचपदरा में देखने को मिलेगा। हाँ, सबसे शुद्ध रूप है पचपदरा, उसमें 98% NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो शुद्ध रूप माना जाता है अपने राजस्थान में, पचपदरा का माना जाएगा। हाँ, ये खाने लायक नहीं, इसको खाने के काम में नहीं लेंगे। हाँ, आप चल रही है कल्पना, बिल्कुल ठीक है कल्पना। हो जाए जल्दी से बताएं फिर। बता देना। ब्रायन विधि में आप क्या है कि मशीनरियों को ज़्यादा काम में लेते हैं, जो आपकी इंडस्ट्रियल जो आपकी मशीनरी है वो कम है, उनको ज़्यादा काम में लें। और उसमें भी क्या है कि भाई इसमें भी सेम ही होता है, जैसे कि आपको नमक है, नमक कैसे प्राप्त किया जाएगा, सुखा कर ही प्राप्त किया जाएगा, पानी है उसको सुखा कर ही आप नमक प्राप्त कर सकते हैं। चले, हो गया सभी का। नए वाले विद्यार्थी समझ आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ऊपर से जा रहे हैं। नींद किस किस को आ रही है? एक एक विद्यार्थी ईमानदारी से है। आपको नींद आ रही है तो हाथ ऐसे क्यों कर रखा है? और किसको आ रही है? हैं? नींद। देखो 1.5 महीने, मैंने कहा 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने तो आए भी तो उसे घर छोड़ आना इस बार। अभी घर वर जाओ तो वहाँ पे घर पे ताला लगा के अलमारी में रखे आना नींद को। और लेनी है। हाँ तो फिर ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपके 1.5 महीना आपकी तपस्या का है, 1.5 महीने बाद में पूरी जीवन आपका सुख में रहेगा। ठीक है। और आजकल ध्यान रखना, सरकारी नौकरी चाहे चपरासी की क्यों ना है, 4th ग्रेड। आज पता है कि सबसे ज्यादा राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कौन सी? चतुर्थ कर्मचारी। और ईमानदारी की मैं बात बताऊं कि भाई जो ऐसे बच्चे जो RS IS की जो इसकी तैयारी करते थे और जो SI की तैयारी में, अभी जो इन दिनों में जो एडमिशन है बिल्कुल ही स्लो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं? 4th ग्रेड। नहीं, वास्तविकता है ये। आजकल हर कोई व्यक्ति है वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है। और आने वाले समय में 4th ग्रेड भी कम नहीं है। अभी ये वेतन आयोग और नया लग रहा है, 8वां शुरू हो जाएगा, तो ये आपकी 4th ग्रेड की आपकी 50,000 के आसपास जाएगी सैलरी। ठीक है। तो बात अलग है कि भाई बताने में शर्म आती है भाई किसकी तैयारी जो 4th ग्रेड। ठीक है, बता कोई नहीं रहा है लेकिन तैयारी हर कोई कर रहा है। ठीक है। वर्त अब तो भरेंगे फॉर्म, अब नहीं भर सकते हैं। ठीक है। है? नहीं नहीं उससे ज़्यादा मिल जा रहा है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लगभग आप देखेंगे तो सब कोई बता कोई नहीं रहा, भर सब रखे हैं। ठीक है। और पेपर देने भी लगभग सभी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, भर रखा है। ठीक है। और आजकल यूट्यूब पे जितने लाइव अगर बच्चे अगर किसी पे आ रहे हैं किसी पेपर सेक्शन 4th ग्रेड में भरे पड़े हैं बच्चे। ठीक है। और उसी में भी पर 54,000 है आसपास, 54,000 कम नहीं होती, बहुत होती हैं। ठीक है। है। वो हाई कोर्ट की तो अलग है, खैर हाई कोर्ट वाली उससे अच्छी बेटर जॉब है, ध्यान रखना। हाई कोर्ट वाली सबसे बेस्ट जो मानता हूँ मैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, एक तो आपका जोधपुर और जयपुर। ठीक है। आपकी पीठ कहाँ पे, मुख्य पीठ जोधपुर में। ठीक है। और उसकी जो आपकी प्रधान पीठ जोधपुर में, और जो आपकी जो उसकी खंड पीठ है वो कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है। तो एक तो सिटी की सिटी में रहना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है आपकी जानकारी वकील वगैरह से रहेगी तो वैसे भी आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा, आपके अधिकारों से ज़्यादा अवगत रहेंगे आप। और उसमें भी 4th ग्रेड वाले में ज़्यादातर क्या है, सचिवालय है। सब लोग चाहते हैं कि 4th ग्रेड जो राजस्थान वाली दूसरी है उसमें क्या सचिवालय मिल जाए। सचिवालय मिल जाए तो नेता वगैरह से इनसे क्या है कि थोड़ी सी जानकारी वानकारी आपकी हो जाएगी, तो थोड़ा सा वैसे टसन में रहोगे आप। है। तो इसलिए क्या है कि भाई 4th ग्रेड वाले क्या ज़्यादातर क्या चाहते हैं कि सचिवालय में हमें क्या है कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे हेडिंग डालें। पचपदरा। आज जब आपकी हाई कोर्ट LDC में तो क्या है आपका राजस्थान है, कल्चर है, ज्योग्राफी राजस्थान का पार्ट, और मेरे हिसाब से हिंदी का पार्ट है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और जीके है, बस वही है, उसमें तो कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको। उसमें तो राजस्थान है, बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और आपका हिंदी वाला पार्ट है वो तैयार कर लो। जो बहुत से बच्चे हैं जो आपके मैथ से रीजनिंग से खैर कौन रहेगा, रीजनिंग तो वैसे ही। ठीक है, रीजनिंग कोई पढ़ाने का सब्जेक्ट थोड़ी होता है।
है? उसमें मैथ वाले बच्चे हैं, किसी कईयों को अंग्रेजी से डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं भूत आके खड़ा हो गया, ठीक है? तो ये पार्ट उसमें इतना नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए। उसी में आप लिखो पचपदरा, पचपदरा या पंचपदरा भी कह देते हैं, झील। पहले बात तो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बालोतरा में, बालोतरा में, ठीक है? उसके बाद में निर्माण किसने किया, तो आप कहेंगे पुंजा भील या पंजा भील, या पंचा भील भी लिखा होता है कहीं पर, पंचा भील द्वारा। कब है कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, पर कई किताबें आपकी 400 ईसा पूर्व लिख देती हैं, ठीक है? उसके बाद में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि राजस्थान की, राजस्थान की सबसे शुद्ध नमक, सबसे शुद्ध नमक वाली, नमक वाली झील है, ठीक है? उसी में लिखें इसके पानी में 98% तक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड है वो पाया जाता है 98% तक, ध्यान रखना, ठीक है? वहीं पर आप कहेंगे नमक उत्पादन, नमक उत्पादन यहाँ पर कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य सॉल्ट, सॉल्ट लिमिटेड द्वारा। इसकी स्थापना, राजस्थान राज्य सॉल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1960 में, 1960 में। उसी में आप आगे लिखें प्रमुख नमक उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख नमक उत्पादक क्षेत्र, तो उसमें एक तो आपका कौन सा, हीरागढ़, हीरागढ़, और दूसरा कौन सा है, सांब्रा, सांब्रा, ठीक है? यही, यही सांब्रा में, यही सांब्रा माता, माता मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है। सांब्रा माता को अंडरलाइन करके लिखे इसे लवणता की देवी, लवणता की देवी, लवणता की देवी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लवणता की देवी कहा जाता है। हमारे तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ठीक है, परवीन मेघवाल फोर्थ ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में इसमें तो इंग्लिश का पार्ट आता है, 10 क्वेश्चन है, कितने आते हैं इसमें, इस वाले फोर्थ ग्रेड में, राजस्थान वाले में तो परवीन 50,000 तो अभी मिलते हैं, 50,000 अभी मिलते हैं फोर्थ ग्रेड को, 50 तो नहीं मिलते होंगे इतने फोर्थ ग्रेड को अभी, 50 कितने हैं, अभी तो इतने नहीं मिलते होंगे। हाँ, ध्यान रखना यहीं पे क्या है, आपकी शामरा माता है, ठीक है? जो देखने को मिलेगा मंदिर है, जिसे हम क्या कहते हैं, लवणता की देवी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लवणता की देवी। और मैंने पहले आपको क्वेश्चन बता दिया कि भाई क्वेश्चन पूछ लेगा नमक उत्पादक क्षेत्र सांबरा कहाँ स्थित है, तो सांबर झील से इसका कोई लिंक नहीं है, ये क्षेत्र क्या है आपका अलग है, जो आपके कहाँ पर है, बालोतरा में पाया जाएगा, कहाँ पर है, बालोतरा में, ठीक है? हो गया। यहाँ पर जो नमक उत्पादक की 3 विधियां आपको देखने को मिलेंगी आपकी, एक तो कोशिया विधि है, कोशिया विधि में कुआं बनाकर, कुएं के माध्यम से कुआं खोद करके है नमक तैयार किया जाता है, ठीक है? उसके बाद में दूसरी विधि है आपकी मोरली झाड़ी, ठीक है? मोरली झाड़ी यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी, खारवाल, खारवाल एक जाति पाई जाती है जिसके द्वारा मोरली झाड़ी पद्धति से क्या है नमक तैयार किया जाता है। और एक आपकी रोस्टा पद्धति और आपको देखने को मिलेगी, कौन सी रोस्टा पद्धति है, उससे भी यहाँ पर क्या है नमक उत्पादन किया जाता है। तो नमक उत्पादन की 3 पद्धतियां आपको यहाँ पर मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगी। सर क्या टेक्निकल में फोर्थ ग्रेड है क्या, मतलब समझा नहीं, गौरव शर्मा क्या पूछ रहे हैं अभी?
मतलब अभी क्या है कि फोर्थ ग्रेड कोई कर्मचारी बैठा है क्या, ये पूछने हम गए थे। हो गया, चले जल्दी से लिखें फिर चलते हैं। हाँ हाँ, शामिल उसी में होती है, पर ये अलग है, इसमें थोड़ी सी फैसिलिटी ठीक है। हीरामन नहीं लिखा, हीरागढ़ है, देखो किताब में हीरागढ़ ही लिखा हुआ है। हीरामन का मेरे को पता नहीं, स्थान विशेष पर वहाँ पे लोकल कोई व्यक्तित्व होंगे, तो उनके वहाँ के नाम का पता नहीं मेरे को। ठीक है, अब शांति रहे। हो गया सभी का। उसी में आगे लिखे नमक उत्पादन की पद्धति। नमक उत्पादन की पद्धति। तो ध्यान रखना, नमक उत्पादन की यहाँ पर कितनी, तीन पद्धतियां देखने को मिलेंगी। कितनी है, तीन पद्धति। तीन पद्धतियां आपको देखने को मिलेंगी। और तीन पद्धतियां कौन सी, पहली आपकी ये कहेंगे रोस्टा पद्धति। दूसरी पद्धति है आपकी कोशिया। कोशिया ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, कोशिया में सी, ये भी मिल जाएगा कोशिया। तीसरी आपकी मोरली झाड़ी, झाड़ी पद्धति। ठीक है, उसी में आपने लिखेंगे नोट डाल के, खारवाल जाति द्वारा द्वारा मोरली झाड़ी पद्धति से नमक उत्पादन किया जाता है। खारवाल जाति से। सर कल की छुट्टी है क्या, कल की छुट्टी है क्या भाई? है भाई, कल की छुट्टी है पंकज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोर्थ ग्रेड। देखो, एक आपको ऐप में जानकारी, फाइनल जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, पूछ लिया था। हाँ सर, वैसे तो पिंडल सर तो 3 दिन की छुट्टी रहेगी लगातार ही, वो जोधपुर जा रहे हैं आज ही। ठीक है चलो, संडे को क्लास रहेगी। ठीक है, अच्छा, मेरी है, 2 दिन की आज ही पढ़ा दें। कोई नहीं कोई नहीं, एक बार देखेंगे एक बार। हाँ, क्या बढ़ा दे? अच्छा, नदियाँ, नदियों का रिवीजन करवा देंगे तो देखेंगे। नदियों वाले देखो, पार्ट ही वो ऐसा है थोड़ा सा, क्या है कि कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को, कहाँ से 2-4 नदियों तक तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, फिर वो सारी की सारी सहायक आई, फिर उसकी भी वो आई, फिर आपस में मिलना शुरू हो जाती है वो। ठीक है, फिर बनास, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं बनास नदी को लूणी में जाके मिला देते हैं, बोले कि ये बनास किसकी, लूणी की सहायक नदी है। 3 दिन क्लास नहीं, 3 दिन की तो छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, आपकी क्लास है क्या सर, कल? कल का देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हो गया इतना सभी का? अब ध्यान देना, बाकी झीलें हैं, छोटी छोटी झीलें हैं, उनके ऊपर जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है ना अंदर जाकर झीलों में, तो ये 3 झीलें हैं आपकी, इनमें पूछा जाता है। बाकी फिर आपके जैसे कावोद झील के बारे में पूछ लिया कि कावोद झील किस जिले में है। ठीक है, या बाप के बारे में पूछ लिया, फलोदी के बारे में पूछ लिया, पोखरण के बारे में पूछ लिया, लूणकरणसण के बारे में पूछ लिया। वहीं से आपका रेवासा झील है आपकी, कहाँ पर, सिक्कर है वाली उसे, ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो उनके बारे में क्या है, झीलों के बारे में पूछ लेता कि कौन सी खारे पानी की झील कहाँ पर है। तो बाकी झीलों के नाम नाम लिख लेंगे तो भी आपको क्या है, बहुत रहेगा। ठीक है, तो वहीं पर आप आगे लिख लीजिए, खारे पानी की अन्य झीलें। खारे पानी की अन्य झीलें। एक राजस्थान का मैप डाउनलोड करके दे सकते हो आप दोनों। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्या पूछ रहे थे, उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैं लिखवा दूंगा, पॉइंट करवा दूंगा कौन सी, जैसे लूणकरणसर है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील है, कहाँ पर है आपके, लूणकरणसर बीकानेर में। उसके बाद में कावोद झील है आपकी, पोकरण झील है वो कहाँ की, जैसलमेर की है। फलोदी और बाप झील आपकी फलोदी में है। डेगाना झील है आपकी नागौर में है। नावा झील आपकी कहाँ पर है, कुचामन डीडवाना में है। इनके बारे में, ताल छापर कहाँ पे आपकी, चूरू में। रेवासा झील है वो कहाँ की आपके, सीकर में है।
राजस्थान का कोई भी ब्लैंक मैप है ना, डिस्ट्रिक्ट वाला कोई, नीचे चलो, ये नीचे नीचे वाला, इसे नीचे हाँ, इसे आगे, इसे आगे, इसे आगे, इससे आगे वाला, इससे आगे वाला, नीचे वाला। हाँ ये वो, हाँ ये वाला। हाँ ये, इसको डाउनलोड कर दीजिए एक बार। सही है ठीक है, दिख जाएगा, डाल दीजिए, पेन ड्राइव में डाल दीजिए। मीठे पानी की झीलें हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। उसमें सबसे ज़्यादा झीलें हैं, जैसे आपकी झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर। सबसे ज़्यादा झीलें भी अपन देखेंगे तो वहीं पर देखेंगे, उसके आसपास का जो क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का भाग है वहीं पर देखेंगे। जैसे जयसमंद है, पहले उदयपुर में थी, अब किस में चलेगी, आपके सलूम्बर में। राजसमंद है, वो झील देखेंगे। उसके बाद में उदय सागर झील वगैरह है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। भारी पड़ी। किस नाम से डाला है आपने, इमेज तो कई है इसमें, आपकी कुछ नाम से है ये। हाँ ठीक है, फट रही है ये तो। है कोई और देखो ना, कोई है, नहीं फटती, दिख जा रही है क्या आपको, है। अब मैप भी पुराना वाला है, मैप भी पुराने वाला है, नए जिलों के हिसाब से नहीं है इसमें। इधर वाला, इधर इधर वाला पार्ट ये पूरा ही गायब कर रखा है। कोई दूसरा देखो एक बार आप, दूसरा वाला देखो एक बार, ये न्यू डाल दीजिए सीधा, न्यू में पता लग जाए। ये डाल दो ना, ये बड़ा शायद, ये रंगीन दिख रहा है इधर ही लास्ट में, कलरफुल। ये हाँ ये बड़ा, ये रंगीन सा दिखाई दे रहा है, हाँ ये बड़ा खोलो एक बार इसको। ये तो पिक्सल फटेंगे शायद इसका। बैठ जाइए, अब ज्यादा समय तो बचा ही नहीं, अभी क्या जल्दबाजी कर रहे हैं आप थोड़ा सा, है। एक बार मैं नाम लिखवा देता हूँ, फिर मैं कल मीठी झीलें शुरू करूंगा, खारी झीलें आज खत्म करूंगा। छोड़िए, वहां पे लिख लीजिए, फिर मैप में कल देख लेना, ठीक है। आप लिख लेना वहां पे अन्य झीलें, उसमें लिख लो नावा झील, नावा। नावा झील कहाँ की है, आप कहेंगे डीडवाना, डीडवाना की। उसके बाद में आप लिखना दूसरा, डेगाना झील, डेगाना झील। डेगाना झील कहाँ की है, आप कहेंगे नागौर की, ठीक है। वहीं पर आप लिखेंगे दो झील, एक तो बाप एवं फलोदी, फलोदी झील, वो कहाँ की है, आपकी फलोदी की, ठीक है। उसके बाद में आप लिखना रेवासा एवं कोछार झील, कोछार झील, ये कहाँ की आपकी, सीकर की। वहीं पे लूणकरणसर, लूणकरणसर झील, ये कहाँ की है, बीकानेर, बीकानेर। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील, एकमात्र झील। वहीं पर आप लिख लेना काबोद झील, काबोद एवं पोखरण, जैसलमेर, जैसलमेर। एक आप लिख लेना ताल छापर, ताल छापर झील, ये कहाँ की, आपकी चूरू की। और यहीं पर क्या काले हिरण पाए जाते हैं, यहीं पर क्या है, काले हिरण है वो पाए जाते हैं। कब भरे जाएंगे, देखते हैं अभी जल्दी। हाई कोर्ट के तो भरे गए ना, कभी खत्म होने वाले हैं। 26 तारीख से तो हो गए हाई कोर्ट वाले तो, हरीश। चलिए, अभी आप इसको लिख लीजिए। और एक लंबा संघर्ष, कितने घंटे का संघर्ष हो रहा है, 2 घंटे। तो 2 घंटे का संघर्ष, आराम से पानी वानी पिए, ठंडे पानी से मुंह धोइए, बाहर जाइए, थोड़ी ताज़ा ऑक्सीजन लीजिए। और उसके उसके बाद में चलिए, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल।